हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के पार्ट जो है 4 वीडियो को देखने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 4 होगा। इससे पहले 3 पार्ट बन चुके हैं और ये जो है क्या है, अति लघु जो है प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, वेरी शॉर्ट टाइप के जो है क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है। अति लघु जो है प्रश्न को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और ध्यान रखिएगा 200 जो है टोटल प्रश्नों को क्या है कंटिन्यू करना है। तो यहाँ से हम लोग 61वें प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? जो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो देखिए वैश्विक आर्थिक और क्या है सांस्कृतिक जो है संबंध क्या है वैश्वीकरण का अर्थ है। देखिए वैश्वीकरण में होता क्या है कि व्यापार और आर्थिक तौर पर और सारे भी सांस्कृतिक संबंध को जो है क्या है बढ़ावा दिया जाता है। एक देश से दूसरे देशों के बीच में जो है व्यापार जो है इसका कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य होता है। अब जब व्यापार होता है तो क्या है विश्व में जो है कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर क्या है जो है मजबूती मिलती है, चाहे वो एक देश से दूसरे देश को या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो। और क्या है सांस्कृतिक जो है संबंध भी बढ़ते हैं, ठीक है, एक देश के दूसरे देश के, क्योंकि जब व्यापार आप करेंगे तो उसमें जो है जाहिर सी बात है आदान प्रदान तो होगा ही। तो आपकी जो संस्कृति रहेगी, बातचीत रहेगी, तौर तरीके रहेंगे, पहनावा और भी बहुत सारी चीज़ें क्या है एक देश से दूसरे देश जाती है। तो इसी में क्या होता है कि जो है वैश्विक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध क्या है, यही जो है वैश्वीकरण के अर्थ होते हैं और क्या ये बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि अगर हिंदी में अगर WTO को समझे तो विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्या है व्यापार को बढ़ावा देना। ये क्या है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्या है देश हैं उनके जो है आपस में क्या है जो है संबंधों को बनाए रखना और उनके बीच क्या है व्यापार को जो है बढ़ावा देना। ये किसका मुख्य उद्देश्य है? विश्व व्यापार संगठन का। प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। वैश्वीकरण के लाभ क्या है? जो वैश्वीकरण है उसके लाभ क्या है? तो देखिए तकनीकी विकास, रोजगार, ये क्या है वैश्वीकरण के लाभ है। देखिए जब एक देश से दूसरे देश के बीच क्या है जब वैश्वीकरण जो है होता है बढ़ता है जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो उससे क्या होता है तकनीक का जो है विकास होता है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं और क्या है रोजगार जो है बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारी विदेशी कंपनियां या कहीं स्वदेशी कंपनियां भी आती हैं जो है बाहर की टेक्नोलॉजी लेकर और भी सारे बहुत सारे मतलब मशीन वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्या है मतलब लगती हैं और भी बहुत सारे जो है नियम कानून लगते हैं, जिससे क्या होता है रोजगार कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये क्या है वैश्वीकरण के कहीं ना कहीं लाभ है। प्रश्न नंबर 64 है। वैश्वीकरण के नुकसान क्या है? देखिए इसके लाभ भी हैं वैश्वीकरण के, तो एक तरफ क्या है नुकसान भी है। तो वैश्वीकरण के जो नुकसान क्या है, स्थानीय उद्योगों का क्या है ह्रास होता है। देखिए जाहिर सी बात है जब वैश्वीकरण के लाभ में क्या है तकनीक का विकास हो रहा है और रोजगार मिल रहा है, तो ये तकनीक का विकास कैसे मिल रहा है? बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है विदेशों से जो है क्या है मशीन लेकर टेक्नोलॉजी लेकर क्या है जो है यहाँ पर स्थापित कर रही हैं अपने देश में, और इससे क्या मिल रहा है जो है लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो उसी में जो है बहुत सारी ऐसी मशीनें रहती हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी रहती हैं जो क्या करती हैं स्थानीय उद्योगों का क्या है कर देती है ह्रास। कहीं ना कहीं कहा जाए इसका मतलब होगा कि जो लोकल लोग होते हैं उनका क्या है जो मतलब उद्योग होता है वो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है, जिसे हम लोग समझ सकते हैं लघु उद्योग। जैसे क्या होता है लघु उद्योग में मतलब छोटे स्तर पर जो है क्या है काम धंधे होते हैं। तो अगर यही वैश्वीकरण होता है तो बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े जो है उद्योगपति लोग आ जाते हैं, तो वो अपने तरीके से तकनीक और क्या है बड़े बड़े चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है एक फैक्ट्री या क्या मशीन जो है बहुत तरीके के जो है सिस्टम बनाते हैं। तो इससे क्या होता है जो आसपास के जो लोकल लोग हैं जो उनका लोकल धंधा है, इससे क्या होता है उनका जो है कहीं ना कहीं घाटा होने लगता है, क्योंकि वो जो है तेज़ी से जो है उनके पास तो मशीन है नहीं कि तेज़ी से वो है चीज़ों का निर्माण करें। और वही जो है वैश्वीकरण के तहत क्या होता है कि वो लोग बाहर की चीज़ों का या कहीं बाहर की चीज़ों का टेक्नोलॉजी लेकर खुद से निर्मित करते हैं, तो बहुत तेज़ी से उसका जो है क्या होता है निर्माण होने लगता है उससे, और लोकल जो लोग होते हैं स्थानीय लोगों को उनका जो है ह्रास होता है, जो उनके मतलब बहुत सारे जैसे लघु उद्योग हो गए हैं जो लोकल तरीके के, ठीक है। प्रश्न नंबर 65 है। वैश्वीकरण के कारक क्या है? वैश्वीकरण के कारक क्या है? तकनीकी प्रगति और क्या है उदारीकरण, ये क्या है वैश्वीकरण के कारक है कि तकनीक की प्रगति और जो है उदारीकरण। प्रश्न नंबर 66 को बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोग को मैं जो है रिवाइज करा दूं कि ये जो है 200 क्या है अति लघु प्रश्नों को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के लिए। और ध्यान रखिएगा
ये जो प्रश्न है ये सभी चैप्टर से जो है उठाए गए हैं, एक भी चैप्टर इससे जो है छूटा नहीं है आपका, और ये जो है 2024-25 के सिलेबस के आधार पर है। चलिए प्रश्न नंबर 66 को देखते हैं। वैश्वीकरण से किस वर्ग को अधिक लाभ होता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या है, वैश्वीकरण से इनको अधिक लाभ होता है। जो बहुत से जो राष्ट्रीय होते हैं, कहीं राष्ट्र के या विदेश की भी बहुत सारी कंपनियां भी आ जाती है इसमें, तो ज़्यादातर में क्या है, बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होती है उनको क्या होता है, अधिक लाभ होता है वैश्वीकरण से। प्रश्न नंबर 67 है, भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुए? तो 1991 में क्या है, भारत में जो है क्या है, आर्थिक सुधार शुरू हुए हैं। प्रश्न नंबर 68 है, IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में कहाँ है, IMF का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 69 है, वैश्वीकरण के तहत कौन से संगठन क्या है, महत्वपूर्ण हैं? तो वैश्वीकरण देखिए जब होता है, विश्व के देशों में व्यापार हो चाहे सांस्कृतिक संगठन को बढ़ावा हो, तो उसके लिए बहुत से सारे संगठन हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो उसमें जो 3 संगठन है पूरे विश्व स्तर पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो है WTO हो गया, IMF हो गया, और क्या है, विश्व बैंक हो गया है। ठीक है, WTO विश्व जो है क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और IMF का आप कमेंट करके बताइए, और विश्व बैंक। ठीक है, प्रश्न नंबर 70 को देखते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर पड़ता है? सभी देशों की क्या है, आर्थिक और सांस्कृतिक नीतियों पर क्या है, वैश्वीकरण का जो है प्रभाव पड़ता है। जो सभी देश जो होते हैं उनकी जो आर्थिक और सांस्कृतिक नीतियों पर कहीं ना कहीं उनका जो है आर्थिक जो भी स्थिति कहीं ना कहीं बढ़ने लगती है, अगर किस हिसाब से उनके ऊपर निर्भर करता है कि वैश्वीकरण को किस हिसाब से वो जो है अपना रहे हैं, और उनकी सांस्कृतिक नीतियों पर भी पड़ता है। इसके बारे में मैंने एकदम पहले ही या ऊपर ही प्रश्न में बताया था। चलिए प्रश्न नंबर 71 को देखते हैं। भारत का जो है संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ पूछा जा रहा है। तो 26 जनवरी 1950 को क्या है, भारत का जो है संविधान लागू हुआ। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आज के समय जिस समय देखा जाए, लोकसभा हो गया, चाहे जो है आपका राज्यसभा हो गया, हर जगह मतलब देखा जाए तो संसद में वगैरह में भी जो है जिस हिसाब से संविधान को लेकर मतलब तरह तरह की जो भावनाएं चल रही हैं नेताओं के बीच में सभी पार्टियों को लेकर, तो उस हिसाब से हो सकता है ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि राहुल गांधी को जो है संविधान को लेकर मतलब हमेशा इस समय बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और हो सके तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 72 है, कश्मीर समस्या कब उत्पन्न हुई? कश्मीर समस्या भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो है पिछली पार्टियों को अगर देखा जाए, वर्तमान में भी जो है कहीं ना कहीं जो सरकार है NDA में जो BJP है, और पिछली बार भी जो हुआ था कश्मीर को लेकर कुछ साल हो गए हैं, तो उसमें ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि कश्मीर समस्या कब उत्पन्न हुई। तो क्या है, 1947 में क्या है, कश्मीर समस्या जो है उत्पन्न हुई। ध्यान रखिएगा, कश्मीर का जो एक आर्टिकल है बहुत ही फेमस है कश्मीर से रिलेटेड, वो भी पूछा जा सकता है, जो कि अभी वर्तमान में चल रही पार्टी से ही संबंधित है। प्रश्न नंबर 73 है, भाषा आधारित राज्यों का गठन कब हुआ? जो भाषा के आधार पर राज्य हैं उनका जो है गठन कब हुआ? कि अब जो है भाषा के आधार पर क्या होंगे, राज्य होंगे, एक स्पेसिफिक उनका क्या होगा, कहीं ना कहीं एरिया होगा। ठीक है, तो ये कब गठन हुआ था? 1956 में क्या है, भाषा आधारित राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, आंध्र प्रदेश किस आधार पर पहला राज्य था? तो देखिए, आंध्र प्रदेश किस आधार पर पहला जो है बना राज्य था? तो भाषा के आधार पर क्या है, जो है आंध्र प्रदेश पहला जो राज्य था जिसे क्या है, भाषा के आधार पर बनाया गया था। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये जो प्रश्न है ये किससे पूछे जा रहे हैं। ये जो आपका मतलब ये सभी जो अभी मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये किससे उठाए गए हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से। ध्यान रखिएगा, जब आज़ादी जो भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है राष्ट्र को जो पूरा देश था, संपूर्ण देश
उसमें जो लोग थे विभिन्न प्रकार के, चाहे समुदाय हो गए, चाहे विभिन्न प्रकार के संस्कृति के लोग हो गए, चाहे विभिन्न प्रकार के भाषा जो है लोग हो गए, भाषा विविधता वाले लोग हो गए। तो इनको जो है सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने आई थी आज़ादी के बाद कि इनको जो है एकत्रित कैसे किया जाए, आपस में सबको जो है मिला जुला कर कैसे रखा जाए। तो उन्हीं से संबंधित यहाँ पे ये जो प्रश्न उठाए गए हैं, तो वही पूछा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश किस आधार पर पहला राज्य था, तो भाषा के आधार पर राज्य था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 75 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है, तो अनुच्छेद क्या है 356। और भी सारे अनुच्छेद जो है आते हैं आपातकाल से, अनुच्छेद जो है 356 भी है, ध्यान रखिएगा। और भी सारे 352 या और भी अनुच्छेद जो है आपातकाल से आते हैं। अनुच्छेद जो है 356 में राष्ट्रपति का भी शासनकाल आता है। प्रश्न नंबर 76 है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ध्यान रखिएगा। ये जो प्रश्न है अगर आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो ये गवर्नर जनरल से संबंधित आपको जो है बहुत सारे उत्तर मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसे मतलब गलत मत समझिएगा, ध्यान रखिएगा। नागरिक शास्त्र के आप स्टूडेंट है कक्षा 12 सिविक्स के, ठीक है। तो आपके ये जो है चैप्टर के हिसाब से ये जो प्रश्न उठाए गए हैं और चैप्टर के हिसाब से ही आपको आंसर देना है, क्योंकि आपको जो बोर्ड में परीक्षा पूछे जाएंगे वो आपके सिलेबस से ही होंगे, ना कि बाहर से। अगर ये प्रश्न आप पूछेंगे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बहुत सारे आपको आंसर मिल जाएंगे, डिफरेंट नाम बताएगा। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन है। देखिए ये क्यों होगा, ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बताया। देखिए इसको समझिए, ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, आपका जो चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से पूछा गया कि मतलब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उस समय इसके सामने राष्ट्र को जो है एकत्रित करने के लिए बहुत सारी समस्याएं थी कि कैसे जो है विभिन्न समुदाय, विभिन्न भाषा के लोगों को, विभिन्न जो है एरिया है उनको कैसे जो है एकत्रित किया जाए, ये चुनौतियाँ थी। हम जो है जो मतलब हम लोग के सामने, हम लोग के जो है बहुत साल पहले आज से जब आज़ाद हुआ था, तो उस समय जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो उस समय के जो गवर्नर जनरल हैं उनकी बात की जा रही है। लॉर्ड माउंटबेटन थे, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन ये कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कब, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय, ध्यान रखिएगा, न कि पहले अगर आप सर्च करेंगे तो और कोई मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन में है, इसीलिए मैंने इस पर जो है ज़्यादा चर्चा किया है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। कब, ये जो है आज़ादी के बाद से हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, ये आज़ादी के बाद से हैं। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से संबंधित क्या है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है उसी चैप्टर में से। और उस चैप्टर में क्या होगा, तो ये सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ कब आई थी, आज़ादी के बाद। और जो है आज़ादी के बाद ही क्या है, ये जो लॉर्ड माउंटबेटन क्या है, भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 77 है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ। देखिए आगे इससे पहले बढ़ूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे जो है शेयर ज़रूर कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और वीडियो को जो है क्या है लाइक कर दीजिए, ठीक है, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रश्न नंबर 77 है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में क्या है, भारत का पहला आम चुनाव हुआ। प्रश्न नंबर 78 है, क्या है 78, जो प्रश्न है हम लोग का 78वां, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या है, संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई थी। प्रश्न नंबर 79 है, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये राज्य का क्या है, जो है पुनर्गठन होगा, फिर से जो है उनको जो है कहीं ना कहीं उनके जो मैप है या और भी सारी चीज़ें हैं उनको जो है फिर से गठित किया जाएगा, दोबारा निर्माण किया जाएगा। उस आयोग का जो है कब गठन हुआ है, तो कब हुआ था, 1953 में क्या है, राज्य के जो है पुनर्गठन होगा, उसका जो आयोग है उसका जो है गठन हुआ था, बनाया गया था 1953 में। प्रश्न नंबर 80 है, ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से। कश्मीर वाला मुद्दा आप सभी जानते हैं। प्रश्न नंबर 80 हम लोग का लास्ट प्रश्न है, और एक बार मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इसे जो है लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही कोई भी प्रश्न में कहीं पर भी गड़बड़ी हो मेरे द्वारा बताने में, तो उसे आप लोग कमेंट जरूर करिएगा।
प्रश्न नंबर 80 जो है हम लोग का है, कश्मीर समझौतों में मुख्य बिंदु क्या थे। कश्मीर समझौते में मुख्य बिंदु क्या थे, विशेष दर्जा और क्या है, स्वायत्तता क्या है। ये जो है कश्मीर के समझौते जो हुआ था उसमें जो है मुख्य बिंदु थे कि कश्मीर कि विशेष दर्जा कश्मीर को मिलना चाहिए और स्वायत्तता होनी चाहिए। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। 200 प्रश्न के कंटिन्यू में हम लोग जो है अभी तक 80 प्रश्न को क्या है ख़त्म कर चुके हैं। अभी जो है आपका क्या है 120 प्रश्न बचे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्या है अति लघु प्रश्न आपके जो हैं चल रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।